हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फार्मर प्रैक्टिस सेट 65 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से आकर विजिट कर सकते हो। जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके जीएस में हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आपका इंग्लिश का भी प्रश्न इसमें आज आपका जो है इंक्लूड होगा। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर आपको पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वहाँ जाकर के पीडीएफ को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लेना है और आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, विश्व क्रिकेट कप इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि विश्व क्रिकेट कप इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका आशीष राय है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। एनिमल फार्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, बताइए। इंडिया हाउस ये आपका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडिया हाउस की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपके लंदन में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंडिया हाउस की जो स्थापना है ये कब किया गया था, इंडिया हाउस की स्थापना, तो 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण के द्वारा किया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि श्यामजी कृष्ण के द्वारा ये इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले कि सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपका श्यामजी कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र है, इसके बारे में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपका लिखा गया था श्यामजी कृष्ण के द्वारा। इसके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना ये लंदन में किया गया है और कब किया गया, तो 1905 में किया गया है। कौन किया है, तो श्यामजी कृष्ण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ कथकली, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। देखिए, ये जो आपको जो भांगड़ा जो दिया है, ये भांगड़ा क्या है, तो भांगड़ा एक प्रकार का क्या है, ये लोक नृत्य है। क्या है, तो भांगड़ा एक जो है ना ये आपका लोक नृत्य है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कथकली, कुचिपुड़ी, इसके अलावा भरतनाट्यम की बात करें तो ये क्या है, तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपको छाटना है कि निम्न में से कौन एक दूसरे से मेल नहीं खाता, तो ये आपका भांगड़ा हो जाएगा। क्योंकि भांगड़ा क्या है, ये लोक नृत्य, बाकी सभी क्या है, शास्त्रीय नृत्य। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कथकली जो ये कहाँ का लोक नृत्य, ये पूछा जाता है। लोक नृत्य से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कथकली की अगर हम लोग बात करें ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर हम लोग भांगड़ा की बात करें, भांगड़ा कहाँ का है, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है आपका भांगड़ा। कुचिपुड़ी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो है ये लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भरतनाट्यम की, तो ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का। कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, तो ये भरतनाट्यम है। तो इतने चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो NHRC जो है ये मानव अधिकार संबंधित भारत का सर्वोच्च संस्थान है, NHRC, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसकी स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो 1993 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, चूज द पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी। तो इसका यहाँ पर आपको पेसिव बनाना है, एक्टिव टू यहाँ पर आपको पेसिव बनाना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प जैसे कह दिया तो इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, ही हेल्प्ड मी, तो इसका यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पेसिव बनाना है। तो पेसिव आपका क्या हो जाएगा,
तो इसका हो जाएगा आपका आई वाज हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका सी होता है इसमें किस में चेंज हो जाता है, तो ये आपका हर में चेंज हो जाता है, और मी किस में बदल जाता है, तो आई में बदल जाता है, और हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमको पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, तो बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका इसमें आपका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिट स्ट्रेंथ, जो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए कौन सा एक आपका जो सेंटेंस ये दिया हुआ है इसके लिए कौन सा आपका एक वर्ड जो होगा ये बेस्ट होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना। तो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका हो जाएगा आप गस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ द विंड का मतलब होता है यानी तेज हवा का जो झोंका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका गस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यहाँ पर आपको भरना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ ही इज डैश ऑनर ऑफ हिज प्रोफेशन। तो यहाँ पर आपको छटना आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए इसको पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए जब क्या होता है कि जब भी जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करते हैं। अगर वर्ड जहाँ पर आप प्रीपोजिशन को वहाँ पर जहाँ पर ऐड करते हो उसके बाद वाला वर्ड को चेक करते हैं कि कहीं वहाँ पर वोवेल नहीं है। अगर वोवेल रहता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट रहता है तो ए का प्रयोग करते हैं। वोवेल रहता है तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अगर देखेंगे ऑनर को तो यहाँ पर क्या एच है, तो एच देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट देख करके आप ए का यूज करेंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसको सबसे पहले करना क्या चाहिए, इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं। तो ऑनर को अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये आपका ओ से स्टार्ट होगा, और ओ क्या है तो ओ आपका वोवेल के अंतर्गत आता है। तो वो जब आपका वोवेल, क्योंकि हिंदी में आपको लिख करके देख लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में डायरेक्ट देखिए और टिक मार दिया, तो ऐसा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिख के देख लेना है। तो हिंदी में आपको अगर इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, तो ऑनर पढ़ोगे, तो ओ हो जाएगा। ओ क्या है, तो आइए आपका वोवेल के अंतर्गत आता है। अच्छा वोवेल के अंतर्गत आ गया तो यहाँ पर किसका यूज होगा, तो ए एन का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाण 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब इसको किस तरीका से बनाना है। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर दिया हुआ 48 मीटर का अंतर है। तो देखिए मैदान का जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में अगर अंतर आपको दिया है तो इसका मतलब आयताकार होगा, क्योंकि आयताकार में ही लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का कितना अंतर दिया हुआ है, तो 48 मीटर दिया हुआ है, यानी लंबाई यानी एल माइनस बी बराबर आपको यहाँ पर कितना दिया, तो ये आपको 48 दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए उसका परिमाप कितना है, तो 160 है। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत की परिमाप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका होता है 2 × L + B बराबर क्या होता है परिमाप, यही फॉर्मूला पर तो आपको परिमाप निकलता है। तो इस प्रकार से आपको करके ही दिया होगा 160, तो इसके बराबर आप 160 यहाँ पर लिख दो। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। L + B बराबर यहाँ पर आपका कितना हो गया, L + B बराबर यहाँ पर आपका 80 हो गया। उसके बाद देखिए हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था कि जब भी कभी लीनियर इक्वेशन रहे यानी a माइनस बी बराबर कुछ दिया रहे और a प्लस बी बराबर कुछ दिया रहे, तो यहाँ पर देखिए l दोनों जगह क्या है तो प्लस में, और b एक जगह माइनस में एक जगह प्लस में। तो बड़ा संख्या कौन हुआ था लंबाई, और छोटा कौन हो गया था यहाँ पर b हो गया, यानी वृत्त जो है ये आपका छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो आपसे चीज़ें पूछी जा रही है कि मैदान की लंबाई क्या, तो यहाँ लंबाई निकालना है, और लंबाई यहाँ पॉजिटिव में है तो लंबाई निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, और अगर चौड़ाई निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग देंगे, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पर क्या माइनस में, तो चौड़ाई तो छोटा हो गया यहाँ पर आपका, तो घटा के, और लंबाई निकालना रहेगा तो जोड़ के 48 और 80 को क्या करना ऐड करना, तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 128 हो जाएगा। इसको में क्या करना है 2 से आपको भाग देना, तो इसमें अगर 2 से आप भाग देते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर, तो 64 मीटर देखिए किस ऑप्शन में दिया हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर पूछा जा रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो इसकी अगर हम लोग ये बात करें तो गुरु तेज बहादुर की करवाया था। तो ऑप्शन ही आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये गुरु तेज बहादुर
है ये सिख गुरु के 90वें गुरु थे। कौन थे? तो ये सिख गुरु के 90वें गुरु थे। और इनका जो मृत्यु जो करवाया गया था, ये कब करवाया गया था? तो 1675 में इसका मृत्यु करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, यानी सिख गुरु औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये 2 आदमी के द्वारा किया गया था, एक दयाराम साहनी, दूसरा आपका माधव स्वरूप के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये माधव स्वरूप के द्वारा और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी हजरत महल। तो बताना है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हजरत महल। हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, हजरत महल के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सौर प्रणाली का खोज केपलर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये देखिए, ये केपलर के द्वारा नहीं किया गया था, ये किसके द्वारा? तो ये कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए प्रत्यय ये उपसर्ग से अगर रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इसको खुद से 2-3 बार आपको रीड करना। रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार का जो है, इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक, फिर से पढ़िए इसको, वास्तविक। तो देखिए इक आ रहा है लास्ट में, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको खुद पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई, ये आपको यहाँ छटना है। तो बताइए कि इसमें क्या आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा आपका गलत है, क्या चीज़ इसमें गलत है, ये आपको यहाँ पर बता। कटोरे में दही जम गई, तो यहाँ पर देखिए लिंग से संबंधित यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कटोरे में दही जम गया ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि कटोरे में दही जम गई, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। लिंग संबंधित यहाँ पर आपका त्रुटि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पूछा जा रहा है स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना है। तो बताइए स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाधीन, तो इसको फिर से पढ़िए, स्वाधीन। तो क्या हो जाएगा आपका स्व हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा, तो आधीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्वाधीन। तो जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपको बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अंदेशा शब्द का अर्थ है। बताइए अंदेशा शब्द का अर्थ क्या होगा? ये सारे प्रश्न आपके हिंदी के हैं, तो यहाँ पर आपको बताना अंदेशा शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अंदेशा का मतलब होता है शंका। क्या होता है? अंदेशा का मतलब होता है शंका या संदेह करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ संदेह नहीं रहेगा तो शंका दिया रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है, जो कि अंदेशा का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, न सही लगता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है किसी भी वर्ड के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है किसी भी वर्ड के पीछे लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना उपसर्ग के बारे में। तो बताइए कि इसमें उपसर्ग कौन सा उपसर्ग जो है इसमें आपका सूटेबल होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दिया हो बेपूत, तो बेपूत ये नहीं होता है। ठीक है, या तो आप लगा करके सभी ऑप्शन को देख सकते हो, जो आपको सूटेबल लगता है उसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो नीपूत, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नीपूत यहाँ पर आपको दिया हुआ। ठीक है, निपूत। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो कपूत, तो देखिए कपूत होता है, एक होता है पूत और इसका उल्टा क्या होता है, तो कपूत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और पूत जो दिया हुआ ये भी आपका गलत हो जाएगा, कपूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करोगे आप, तो खुद ब खुद आपका जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, इसलिए आपको प्रैक्टिस से लगाते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर बीच में मेरा पूछा जा रहा है अति चालक उत्पन्न होती है जब पदार्थ। तो बताइए अति चालकता जो है ये कब उत्पन्न हो सकता है? तो सभी ऑप्शन को सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अति चालकता कैसे बढ़ाया जा सकता है, को यहाँ सबसे पहले आपको रीड करना है कि अति उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है, यानी किसी भी पदार्थ को अति उच्च ताप तक जो है गर्म किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन सी दिया निम्न दाब पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी में दिया अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले छाटना है, ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अति चालकता जो ये दो तरह से बढ़ता है।
एक होता है आपका अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक में क्या होता है कि जैसे आप ताप को बढ़ाते हैं तो ताप को जब बढ़ाते हैं अर्धचालक में तो उसका जो चालकता होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का जो फ्लो होता है ये काफ़ी तेजी से होने लगता है, लेकिन ये सिर्फ कंडीशन आपका अर्धचालक के लिए होता है। अर्धचालक जिसमें कि अंशतः विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये आपका अर्धचालक के अंतर्गत आ जाता है। और नॉर्मल किसी भी आप सब्सटेंस को लेते हैं जिसमें कि विद्युत धारा नॉर्मली रूप से प्रवाहित होता है, यानी कि पूर्णतः प्रभावित होता है, और उसको अगर आप क्या करते हैं उसमें अगर ताप बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है और चालकता कम हो जाता है। लेकिन अर्धचालक की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताने की अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ में क्या होता है तब। तो अगर अति चालकता बढ़ाना है तो चूंकि जब नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करते हैं, जब नॉर्मल कोई भी सब्सटेंस रहता है तो उसमें ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, चालकता कम हो जाता है। वही ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, चालकता फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया हुआ है, अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तब। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ठंडा करेंगे तो चालकता बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो चालकता घटेगा। वही अर्धचालक में अगर हम ठंडा करेंगे तो चालकता घट जाएगा, अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या अच्छा लगता है उसका बढ़ जाएगा। तो ये अपोजिट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है किस नंबर में, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। तो बताइए कैसा कंडीशन में वेग समरूप हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन को पढ़ लेना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया वेग का सिर्फ मान नियत रहे। ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे। ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो देखिए जब परिवर्तनशील जब हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वेग समरूप नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। विस्थापन को ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। और ये आपका मान लेते हैं कि टाइम है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही है, किसी पिंड का वेग समरूप कब होगा। तो वेग देखिए क्या होता है, तो वेग में क्या क्या आपका होता है। तो इसमें क्या होता है, वेग में डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन होता है, और वेग में क्या होता है कि समय भी लगता है। तो समय लगता है तो इधर मान लेते हैं कि आपका समय है। जब दोनों में से किसी में क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका परिवर्तन नहीं होगा, जब दोनों में परिवर्तन नहीं होगा तो ये ग्राफ आपका सीधा जाएगा। ग्राफ से रिलेटेड आपने प्रश्न पढ़ा होगा अगर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर क्या है कि टाइम, इन दोनों में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो मान लेते कि कम टाइम में अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक ठो में परिवर्तन हो रहा है। या तो अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट में कम टाइम लग रहा है तो इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा टाइम में। तो यहाँ पर दोनों में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ग्राफ आपका कहाँ चला जाएगा, तो सीधा स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन में यहाँ पर आप पढ़िए कि ऑप्शन ए में दिया सिर्फ मान जो है यहाँ पर क्या है कि वेग का मान नियत रहे, तो ये आपका गलत। वेग का मान अगर नियत रहेगा तो वेग क्या है आपका, तो वेग का अगर मान नियत रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हो सकता है, ये टाइम में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, तो वेग का सिर्फ दिशा नियत रहेगा तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अधिक हो जाए, टाइम कम लग जाए, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी आपका वेग जो है ये आपका समरूप रहेगा। कैसे रहेगा, तो यहाँ पर देखिए वेग का मान और दिशा दोनों में, तो यानी कि कहने का मतलब वेग भी अपरिवर्तित रहेगा प्लस दिशा जो है ये भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेग आपका समान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील, जब परिवर्तनशील रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वेग समरूप नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और वेग की यूनिट की हम लोग यहाँ पर अगर बात कर ले, इसका होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग जो निकाला जाता है, वेग को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपका सिंपली है यहाँ पर ds/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। और वेग क्या है, तो वेग एक प्रकार का सदिश राशि है। सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन और दिशा, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है ये दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो वेग में क्या होता है कि परिणाम भी होता है। वेग जब यानी किसी भी वस्तु में अगर वेग यानी वेग है, अगर वेलोसिटी है तो वह क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, और डिस्टेंस को कवर करेगा तो वही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो दिशा भी होगी आपका, और इसके अलावा क्या हो गया, तो इसके अलावा मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि जो वेग आपने लगाया वही आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये क्या है, तो ये आपका सदिश राशि है। तो इतने चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गायरोस्कोप बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कोणीय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ होगा ए राइट हो जाएगा। गायरोस्कोप का जो उपयोग जो किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो घूर्णन एवं कोणीय संवेग का जो संरक्षण होता है इसके लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को बताना है पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो यहाँ पर आपको बताना पृथ्वी का आकर्षण क्या है।
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए में दिया हुआ है चंद्रमा के आकर्षण द्वारा संतुलित हो जाता है। ऑप्शन बी इतनी दूरी पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी वातावरण द्वारा उत्पन्न सयांता बल के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया इनकी वक्र मार्ग पर गति करने के लिए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लड़का कमेंट किए थे कि ऑप्शन सभी ऑप्शन जो हम यहाँ पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जब तक आप पढ़ोगे नहीं सभी ऑप्शन, तो अब तक आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार के मतलब कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर कि आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो ऑप्शन ए में यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, इसकी वक्र मार्ग पर गति करने के लिए त्वरण उत्पन्न करता है जिसके कारण से नहीं गिरता। जैसे मान लेते हैं कि मौत कुआं में जब कोई गाड़ी चलाता है तो वृत्तीय, देखिए जब मौत कुआं में जो गाड़ी चलता है वहाँ पर क्या होता है कि जब वेग में परिवर्तन होता है, यानी वेग में परिवर्तन, तो एक्सीलेटर जब देता है तो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। और जब त्वरण उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है कि बाइक जो होता है ये क्या होता है कि मौत कुआं में चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद वृत्तीय गति एकमात्र ऐसा गति है जिसमें कि समान गति रहते हुए भी त्वरण उत्पन्न होता है, और ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं होता। अब मान लेते हैं कि किसी भी आप रोड पर अगर गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर अगर आप वेग में परिवर्तन होता है तो ही वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन एक समान चाल से अगर आप चलते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन एकमात्र आपका वृत्तीय गति ऐसा गति है जहाँ की एक समान चाल रहते हुए भी त्वरण उत्पन्न होता है। और जहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है कि वो क्या होता है, जब त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर वेग में परिवर्तन हो या ना हो, वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, निश्चित तौर पर वो नीचे नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 24 नंबर में, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार, यहाँ पर आपका भार होना चाहिए, यहाँ पर भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। तो बताए कि जैसे कि मान लेते हैं कि लिफ्ट पर आप किसी भी मशीन को अगर रख देते हैं, वजन करने वाले मशीन को रख देते हैं और उस पर आप खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद अगर लिफ्ट कैसा कंडीशन में चलाया जाए, उसके बाद लिफ्ट को कैसा कंडीशन में चलाया जाए ताकि आपका भार जो है, अब जो रियलिटी यानी वास्तविक भार के जो अपेक्षा है यहाँ पर आपका भार कम होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन ये कैसा परिस्थिति में हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें होता क्या, जब भी हम लोग क्या करते हैं लिफ्ट में अगर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो लिफ्ट में जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जब त्वरण के साथ हम लोग ऊपर चढ़ते हैं लिफ्ट में यानी वेग में परिवर्तन के साथ, तब हमें क्या होता है कि भार हमें जो मेरा वास्तविक भार है इससे क्या होता है कि अधिक महसूस होता है। या तो समान वेग से भी अगर चढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पता चलता है लेकिन नहीं के बराबर ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा, यानी कम भार आपका दर्शाएगा, जो रियलिटी है वो नहीं उससे कम दर्शाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए जब लिफ्ट मुक्त रूप से जब नीचे आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वास्तविक भार उससे कम दर्शाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए ए में क्या दिया हुआ, समान चाल से ऊपर की ओर, जब समान चाल से ऊपर की ओर जाएगा तो पाठ्यांक में भार ज्यादा दर्शाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ समान त्वरण से नीचे की ओर, जब समान त्वरण से नीचे की ओर आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जब समान त्वरण के साथ अगर नीचे आ रहा है, जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तो क्या होगा, तो हो सकता है माइनस में भी बताने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट है, लेकिन माइनस में नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए त्वरण के साथ कर रहा था, जब त्वरण के साथ आ रहा है, जब त्वरण के साथ आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, तो इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं कि त्वरण के साथ, क्योंकि ये भी कंडीशन आपका बन सकता है कि त्वरण के साथ ये नीचे आएगा तो भी भार क्या होगा, तो कम हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी को हम लोग पढ़ते हैं कि समान त्वरण से ऊपर, तो ये आपका गलत है क्योंकि समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो वेट आपका क्या होगा, तो ये आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको चलिए डी को पढ़ते हैं तो मुक्त रूप से नीचे की ओर, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ। अब इन दोनों में यहाँ पर आपको छाटना, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ समान त्वरण से नीचे की ओर, इससे भी आपका भार कम होगा, और मुक्त रूप से नीचे की ओर, इससे भी आपका भार कम होगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर अगर आपको यहाँ पर छाटना तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मुक्त रूप से अगर नीचे की ओर आएगा और किसी भी पाठ्यांक पर हम खड़ा रहेंगे तो यहाँ पर आपका कम भार होगा, लेकिन त्वरण के साथ अगर आएगा तो और कम हो जाएगा, यानी कि लगभग लगता है 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए त्वरण के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली कहाँ पर लगेगा ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। मान लेते कि किसी भी पेड़ पर क्या है, एक बंदर बैठा हुआ है और उस पर क्या है कि कोई शिकारी है, वहाँ पर कोई शिकारी है, वहाँ पर क्या करता है
कि वहाँ पर कोई शिकारी जो है बंदर के मस्तिष्क पर जो है निशाना साधता है गोली चलाने के लिए। जैसे ही गोली छोड़ता है तो वहाँ पर से क्या होता है कि बंदर नीचे कूद जाते हैं, तो उसमें गोली जो है ये कहाँ पर लगेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में निशाने पर लगेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदर जब नीचे कूद जाएगा तो निशाने पर नहीं लगेगा, निशाने के ठीक ऊपर लगेगा। क्योंकि बंदर जब कूद जाएगा मस्तिष्क पर सदा है और जैसे गोली फायरिंग किया तो वो क्या होगा कूद गया, तो हो सकता है कि उससे ऊपर भी लगे और यानी जो निशाना है उससे क्या होगा ऊपर लगेगा, ये तो हो सकता है नहीं भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही बनता है कि उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, क्योंकि गोली में काफ़ी ज़्यादा गति होती है। ऑप्शन बी में देखो निशाने के ठीक ऊपर लगेगी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है ऑप्शन बी। लेकिन क्वेश्चन आपको और ऑप्शन जो है ये और आपको आगे यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, निशाने से नीचे लगेगी, तो निशाने से नीचे लग ही नहीं सकता क्योंकि बंदर नीचे कूदा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहीं नहीं लगेगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गोली जो छोड़ा जाएगा ये कहाँ पर लगेगा, तो निशाने से ठीक आपका ऊपर लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इस सभी प्रश्न में देखिए ऑप्शन इसलिए हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस यानी ये जो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और ये चीज़ें यहाँ पर आपका क्लियर हो सके कौन सा आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन जो डाला जाता है यहाँ पर जो है सेम तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपका डाला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, एक ट्रम्प को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है क्योंकि। तो बताइए कि एक ट्रम्प को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है। जैसे गैस टंकी में क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं टंकी जब ले करके जाता है गैस वाला सिलेंडर को, उसको क्या करते हैं कि लुढ़काते हैं ताकि उसको खींच करके, जब खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्शी यानी सर्पी बल, आप लोग समझ रहे होंगे, ये सर्पी बल जो होता है किसी भी वस्तु को जब खींचते हैं तो वहाँ पर सर्पी बल लगता है। वही अगर हम लोग बात करें उसको अगर लुढ़कता है और कोई वस्तु लुढ़कने लगता है तो लुढ़कने के बाद क्या, तो लुढ़कता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लोटनिक बल कार्य करता है। ठीक है, तो लोटनिक बल में क्या होता है कि वहाँ पर जब लोटनिक बल जो होता है ये सर्पी बल से कम होता है। सर्पी बल क्या होता है, खिसकाते हैं तो वहाँ पर घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण में ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बल जो हम लोग लगाते हैं ये वहाँ पर क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, वही मंदन हो जाता है। और वही अगर हम लोग बात करें कि लुढ़कने लोटनिक होती है, लोटनिक क्या होता है कि सर्पी बल से उसमें कम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए, तो लुढ़कने पर ड्रम तथा पृथ्वी के बीच केवल एक संपर्क बिंदु होता है, ये आपका गलत है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लोटनी का जो मान होता है ये क्या होता है कि सर्पी से कम होता है। अभी तुरंत मैंने आपको इसको जो है फुल डिटेल से बता ही दिया कि किस प्रकार से आपका जो है सर्पी की तुलना में जो लोटनिक होता है ये कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया हुआ घर्षण सर्पी घर्षण का मान लोटनिक से घर्षण से कम होता है, ये आपका गलत है, सर्पी अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं थी, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर पूछा है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कोई भी गोल मेज अगर रनिंग कर रहा है, घूर रहा है, तो उस पर अगर अचानक कोई लड़का बैठ जाता है तो इसमें किस प्रकार का कंडीशन बन सकता है, किस प्रकार का यानी कौन सी चीजें इसमें संरक्षित रह सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका जो है कोणीय संवेग संरक्षित रह सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गैस युग में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण बन सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। मीथेन तथा वायुजल ये खानों में जो है अधिकतर होने के कारण से ये विस्फोटक बन सकता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है 29 नंबर में, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी में दिया भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, इन सभी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो ये आपके दिल्ली में। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने लाया है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके नई दिल्ली है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका नई दिल्ली है। लेकिन असम राइफल की अगर हम लोग बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, ये शिलोंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अलावा बात करें तट रक्षक बल की मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली है। तो इतने चीजों को आपको यहाँ से याद रखना है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर स्थापित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो बताइए कि 2023 में जो आपका क्रिकेट विश्व कप होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये भारत में किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये किया जाएगा 9 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक। कब, 9 जनवरी से लेकर के ये 26 मार्च के बीच किया जाएगा।
कब तक 9 जनवरी से लेकर के 26 मार्च 2023 तक इसको किया जाने की संभावनाएं हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो आपका जो विश्व कप जो होगा ये क्या विश्व कप होगा, तो ये आपका 13वां विश्व कप होगा। कब? तो 2023 में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत ने अब तक जो है कितने बार विश्व कप को जीता है, तो एक बार जीता है आपका 1813 यानी कि 1983 में जीता है, और एक बार जीता है 2011 में जीता है। इन दोनों को यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा कि विश्व कप जो आपका 2023 में होगा ये भारत में होगा। लेकिन 2019 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 2019 में जो क्रिकेट विश्व कप जो जीता गया था किसके द्वारा, तो ये जीता गया था इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये आपके इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी इंग्लैंड जो ये विजेता बने थे, उप विजेता जो बने थे न्यूजीलैंड बने थे, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा, आप आसानी प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आज का सेट कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।